योर जनरेशन फॉर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी आप जनरेशन पढ़ रहे होंगे, 1GL 2GL 3GL 4GL 5GL. So according to generation of computer, I am also suggesting you that you just make a spreadsheet or design a table in which certain key factor, on the basis of key factor you can analyze or differentiate the particular generation of computer. तो बात नहीं करो पीछे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बताने के लिए कुछ की फैक्टर हमने बताया था, आप उस पर वर्क कर रहे होंगे एंड इट विल टेक सम टाइम टू फाइनलाइज दैट टेबल. उसमें कुछ R&D आपको करना होगा, डेटा कलेक्ट करना होगा उसमें एलोकेट करने के लिए, ठीक है. तो उसमें एक पॉइंट आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है की फैक्टर. जो जनरेशन बाय जनरेशन चेंज हुआ तो हर जनरेशन में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट किया उसको उस पर्टिकुलर जनरेशन का लैंग्वेज कहा गया. यानी फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज हुआ 1GL के फॉर्म में आया, उसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज को शॉर्ट में 1GL बोला गया. सेकेंड जनरेशन में लाइक योर ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट आया, असेंबली लैंग्वेज आ गया तो असेंबलर यूज होने लगा, तो वहां से आपका 2GL स्टार्ट हुआ. थर्ड जनरेशन में आपका ट्रांसलेटर के फॉर्म में इंटरप्रेटर और कंपाइलर आया, तो वहां से आपका इंटरप्रेटर और कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज जनरेट होने लगा जिस पर वर्क होने लगा. तो ये 3GL में आया. फिर 4GL में SQL से रिलेटेड यानी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज आया, जो क्यूरी बेस्ड आपका क्यूरी प्रोसेसर का काम किया, क्यूरी बेस्ड क्यूरी बाय एग्जांपल, रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस का कॉन्सेप्ट आया और कांस्टेंट को या टेबल को के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए RDBMS का कॉन्सेप्ट आया. अर्लियर वी हैव DBMS, you also have to discuss a DBMS, one paper DBMS is there. तो DBMS में जो पढ़ेंगे आप, that is the particular structure or architecture in which certain CORDS rules are followed. CORDS जैसे कुछ CORDS के 12 रूल हैं, तो CORDS का वो 12 रूल डेटाबेस के लिए जो है उसमें से कुछ रूल DBMS फॉलो करता है. तो like your FoxPro is DBMS package, but your Oracle, Ingres, Sybase, MySQL, SQL Server, these are some of the example of RDBMS, Relational Database Management System. So in RDBMS, Relational Database Management System, most of the CORDS rules are followed. That means at least 5 to 6 rules are followed. ठीक है ना, 12 में से 5-6 रूल को फॉलो किया जाता है RDBMS में. और वो CORDS का रूल चूंकि फॉलो है, उसमें रिलेशनल कॉन्सेप्ट भी आता है कि दो टेबल के बीच में आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो वहां से आपका जो है वो RDBMS रिलेटेड पैकेज भी आएगा. लेकिन DBMS या RDBMS पैकेज डिफरेंशिएशन है. कॉन्सेप्ट लेवल पर जो DBMS में आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वही चीज RDBMS में भी इंप्लीमेंट होता है, केवल एक रिलेशनल जो है कंटेंट वो एडअप हो जाता है DBMS के साथ. तो रिलेशनल ऐड होने से क्या हुआ कि टेबुलर रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश हो गया. यानी कि नाउ इन RDBMS वी कैन आल्सो एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन वन टेबल्स and by the help of normalization or breakup of the single table. एक टेबल को ब्रेकअप करना जितना आसानी से आप टेबल में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो एक टेबल में पहला जो सबसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होगा उसमें आपका कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो सकता है, रिडंडेंसी हो सकता है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हो सकता है. उस डुप्लीकेशन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल का ब्रेकअप करते हैं. तो आफ्टर ब्रेकअप ऑफ द पर्टिकुलर टेबल द रिडंडेंसी इज रिड्यूस्ड, कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस्ड. तो हर लेवल में 1NF 2NF 3NF में स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकअप ऑफ द टेबल. तो उसमें फिर आपका कॉन्सेप्ट आएगा फॉरेन की, कैंडिडेट की, ठीक है ना, प्राइमरी की. तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो DBMS में वही RDBMS में भी फॉलो होगा. उसके पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे. एंड सम टर्मिनोलॉजी इज ऑलरेडी डिस्कस्ड. ये टर्मिनोलॉजी डिस्कस किए थे कि नहीं? हाँ. तो बिफोर डिस्कशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यानी क्या हम लोग ऑलरेडी वी आर कंप्लीटेड CPU ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डिस्कस कर ले. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट आर माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज द आर्किटेक्चरल पार्ट. तो बिफोर डिस्कशन ऑफ दैट माइक्रो प्रोसेसर, there is certain terminology which is frequently used whenever we discuss the particular microprocessor, like chip. What is chip? Microchip. Microprocessor के लिए microchip हम लोग बोलते हैं. तो chip is basically IC को हम लोग जो है integrated circuit
जिसमें ट्रांजिस्टर्स को यूज किया जाता है इंटीग्रेशन करने के लिए। वी कैन से इट चिप एंड माइक्रो चिप, यानी कि लार्ज स्केल पर जब हम लोग यूज करते हैं ट्रांजिस्टर इंटीग्रेशन वर्क, तब उसी को हम लोग जनरेशन बाय जनरेशन चेंज करते हैं। आईसी, एलएसआई, डीएलएसआई, यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। बिट इज हियर फॉर मेजरिंग अ कंटेंट, ठीक है ना। कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा जो है वो बिट है, जो बाइनरी डिजिट से बना है। तो बाइनरी डिजिट में यू ऑलरेडी नो दैट कि इन बाइनरी डिजिट देयर आर 2 डिजिट्स आर अवेलेबल, 0 and 1। तो whatever instructions acknowledged and recognized by your machine, that is only in the form of 0 and 1। so that's why the measuring unit is bit that comes from that binary digit। तो किसी भी तरह का मेजरमेंट करना होगा तो बिट इज द स्मॉलेस्ट वन। तो उस बिट के हिसाब से हमारा जो है बिट का साइज, यानी माइक्रो प्रोसेसर कितने साइज के बिट एलोकेशंस के लिए, जैसे आप 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, अगेन फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर का कैटेगराइजेशन क्या का बेसिस क्या है। कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्पेसिफिकेशन, कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन यूजेस, कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर। तो देयर आर 3 कैटेगराइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। किसी भी माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला जो आप उस इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में देखेंगे, जो फैमिली ऑफ इंटेल माइक्रो प्रोसेसर का जो इवोल्यूशन है, हिस्ट्री दिया हुआ है उसमें, वहां पर साइज और स्पेसिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिफरेंशिएट किया गया है। साइज और स्पेसिफिकेशन, जैसे आप बोलते हैं हमको 64 बिट कंप्यूटर परचेज करना है, हमको 32 बिट कंप्यूटर परचेज करना है, 128 बिट कंप्यूटर परचेज करना है। दैट मीन्स व्हाट? दैट इज द categorization of that microprocessor। वो 64 bit या 128 bit is the categorization of microprocessor on the basis of size and specification। उसी को आप ऐसा भी बोलते हैं कि हमको CISC बेस्ड माइक्रोप्रोसेसर लेना है, हमको CISC बेस्ड माइक्रोप्रोसेसर लेना है, हमको RISC बेस्ड माइक्रोप्रोसेसर लेना है। तो CISC बेस्ड माइक्रोप्रोसेसर अगेन क्या है? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर, हार्डवेयर और आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से उसी सिस्टम का नेमिंग कन्वेंशन हम लोग यूज कर रहे हैं। यानी जो CISC आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है 64 बिट का है, इसका मतलब आइदर यू कैन स्टेट दैट मशीन, आप नेमिंग कन्वेंशन उसका यूज कर सकते हैं 64 बिट मशीन, या आप बोल सकते हैं उसको CISC बेस्ड मशीन। तो CISC आर्किटेक्चर जो है वो आपका किस बेसिस पर एप्लीकेशन, या वो आपका किस बेसिस पर है? आर्किटेक्चर और हार्डवेयर के बेसिस पर। उसको भी कैटेगराइजेशन हम लोग देखेंगे। देन व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ बिट्स? नंबर ऑफ बिट से एक वर्ड में 8 बिट से या एक कैरेक्टर आपका क्रिएट होता है। तो जब हम लोग कन्वर्जन कर रहे थे, इनकोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे, तो वहां देख रहे होंगे कि ASCII 7 या ASCII 8 या जो भी आपका यूनिकोड 16 बिट का जो हम लोग यूज करेंगे, तो वहां पर आपका जो 0-1 कन्वर्जन होगा इनकोडिंग के बाद, वो 0-1 में नंबर ऑफ बिट कितना होगा? 7 बिट, 8 बिट, 6 बिट, 16 बिट। तो दैट इज व्हाट? दैट इज द पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन फॉर वर्ड। तो एक वर्ड आप जब लिखे तो उसमें नंबर ऑफ बिट ओरिएंटेशन हुआ एक कैरेक्टर के लिए, ठीक है ना। तो 1 कैरेक्टर 1 वर्ड, या 1 कैरेक्टर में 1 वर्ड कितने बिट का? तो नंबर ऑफ बिट्स 8 बिट्स। वो 16 बिट का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका किस तरह के डेटा को आप हैंडल कर रहे हैं, किस तरह के आर्किटेक्चर के बेसिस पर। नाउ देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट, जो बिट से का एडवांस, यानी कि 8 बिट के लिए 1 बाइट हम लोग बोलते हैं। तो एज लाइक इन डेसिमल नंबर सिस्टम वी आर फॉलोड सर्टेन मेजरिंग टेंडेंसी हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपका जो है बाइट बिट से का जो है एक लेवल हाई है, यानी एक बाइट में 8 बिट्स होता है। और एक और स्मॉलेस्ट यूनिट है निबल, यानी कि एक निबल में 4 बिट होता है। तो 4 बिट होता है, इसका मतलब है कि एक निबल में कितना बाइट होगा? कितना बाइट होगा? हाफ बाइट होगा, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होता है और एक निबल में 4 बिट होता है। तो 4 बिट या 4 बिट, दो निबल हमारा जो है वो 1 बाइट के बराबर है। इसलिए आप बोल सकते हैं कि एक निबल में हाफ बाइट होगा, 2 निबल में 1 बाइट होगा, ठीक है ना। तो निबल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर दैट। देन देयर इज ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो एक बाइट में अगर 8 बिट होता है तो 1 किलो बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी हम लोग बोलते हैं मेजरिंग। जैसे 1 टीबी का हार्ड डिस्क, तो 1 टीबी के हार्ड डिस्क में कितना बाइट इंफॉर्मेशन आप रख सकते हैं, या बिट्स में कितना रख सकते हैं? तो बिट्स तक जाने के लिए आपको 8 बिट तक जाना होगा। बाइट में 8 बिट के लिए 1 बाइट लेना पड़ेगा, किलो बाइट के लिए 2 to the power 10 बाइट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे बढ़ेंगे मेगाबाइट के लिए, यानी एमबी के लिए
2^10 किलोबाइट लेना पड़ेगा, और जीबी के लिए 2^10 मेगाबाइट MB, और टेराबाइट के लिए 2^10 गीगाबाइट। अब इस गीगाबाइट, मेगाबाइट यानी जीबी, MB, KB को आप बाइट में और बिट में भी चेंज कर सकते हैं। वो कन्वर्जन यहाँ दिया हुआ है। जब 2^20 बाइट्स होगा तो आपको पता चल सकता है कि कितना बिट होगा, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होता है। तो 2^20 या 2^10 बाइट्स में मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हर एक बाइट में आपका 8 बिट्स है। तो 2^10 बाइट्स में 8 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना नंबर ऑफ आपका बिट्स ओरिएंटेशन हो सकता है बाइट का बिट में कन्वर्जन। नेक्स्ट देयर इज ए रैम, बिकॉज व्हेनेवर, हाँ बोलिए, मैक्सिमम आगे भी है, टीवी के आगे भी है, लेकिन अभी हम लोग हार्ड डिस्क जो है मैक्सिमम लिमिट, जैसे आप हार्ड डिस्क के बाद SSD का कॉन्सेप्ट आया, स्टोरेज डिवाइस, तो उसमें हमारा जो है एलोकेशंस और स्टोरेज फास्ट होता है, तो इसलिए उसका कैपेसिटी कम ही रखा गया है। जितना फास्टेस्ट, आप जैसे ही बताया हायरार्की में, तो फास्टेस्ट आपका जो है उसका लेवल क्या है, सेकेंडरी मेमोरी से थोड़ा ऊपर हो गया, यानी सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क से थोड़ा ऊपर लेवल हो गया। हार्ड डिस्क से नीचे क्या था, हार्ड डिस्क से पहले क्या था, फ्लॉपी डिस्क, क्योंकि ये फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क इज द पार्ट ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। तो अर्लियर वी आर आल्सो यूजिंग there is a use of particular floppy disk also. So there is a mini, micro and capital floppy on the basis of diameter के बेसिस पे, वो फंडामेंटल में पढ़ेंगे आप जब आप, हाँ, मैग्नेटिक डिस्क पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि फ्लॉपी डिस्क में और हार्ड डिस्क। नाउ देयर इज SSD ऑल्सो, ठीक है ना। तो लेयर बाय लेयर जैसे आपका धीरे धीरे हार्ड डिस्क का भी कॉन्सेप्ट वो अब जो है वो खत्म होगा, SSD फास्टेस्ट आपका जो है स्टोरेज डिवाइस यूज होने लगेगा। तो अभी कैपेसिटी उसका कम दिया गया है। तो अभी टीवी में आप अभी नहीं सुनते होंगे 500 TB का हार्ड डिस्क, अभी नहीं सुनते होंगे। तो अभी लिमिटेशन टीवी से बहुत बड़ा लिमिटेशन हो सकता है, क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस के लिए ये लिमिटेशन है। अभी भी आपका मेमोरी जो है वो मेमोरी जो आप यूज करते हैं उसका मैक्सिमम 8 GB 16 GB, हाँ ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हैं। रैम का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो एलोकेशंस का मैक्सिमम 32 से ज्यादा अभी नहीं है, जरूरत नहीं पड़ रहा है। लेकिन आने वाले समय में अकॉर्डिंग टू प्रोसेसिंग एंड एप्लीकेशंस आपका रैम भी ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है ना। जब क्लाउड से आपको एक्सेस करना होगा तो उस केस में आपका हो सकता है मल्टीपल एप्लीकेशंस एक बार में पैरेलल मोड में रन करना हो आपको, ठीक है ना, और सबको आपको सर्वर नेटवर्क सिस्टम का यूज करते हुए यूज करना हो। अभी क्या है कि आप बहुत सारा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन यूज कर ले रहे हैं, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बट इन द नियर फ्यूचर you have to use your OS also in cloud, through cloud। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी पेमेंट प्रीपेड का यूज करना पड़ेगा। हाँ, वहां पर आपके पास फैसिलिटी क्या होगा, there is no need to secure your OS, ठीक है ना। राइट नाउ you have to install any antivirus to secure your OS from any foreseeable event occur from outside of the particular system। सिस्टम के बाहर से पेन ड्राइव के थ्रू, मेल के थ्रू, किसी लिंक के थ्रू, किसी भी तरह से किसी स्टोरेज डिवाइस के थ्रू आपका कोई अनवांटेड यूजुअल यानी कि विदाउट एनी कोई यूजफुलनेस नहीं है, वो फाइल अगर आपके सिस्टम को इंटरप्ट कर देता है, उसके सिस्टम का रेगुलर प्रोसेस को इंटरप्ट कर देता है, दैट मीन्स योर सिस्टम इज सफर्ड फ्रॉम वायरस या अफेक्टेड फ्रॉम वायरस। तो यू नीड टू इंस्टॉल सर्टेन टोटल सिक्योरिटी, ठीक है ना, दैट इज एडिशनल कॉस्ट। आपको एडिशनल एक ईयरली या 6 मंथ का आपको एक वो पैक कराना पड़ता है, और रिन्यूअल भी करना पड़ता है, अपडेट भी करना पड़ता है उसको, क्योंकि अपडेट नहीं करने से क्या होगा, हर एक मिली सेकेंड पिको सेकेंड में एक नया वायरस जनरेट हो रहा है। तो वो एंटीवायरस भी अपडेटेड होता है। वो सारे फाइल जिनको चेकआउट करने का जरूरत है, अगर अपडेट नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत सारा एंटीवायरस वायरस बनने लगता है, क्योंकि आपका जो अगर प्रॉपर अपडेट नहीं है तो वो जो करंट वायरस जनरेट हो रहा है उसको वो, जैसे अभी कोविड-19 है, हर दिन एक नया, डेल्टा के बाद नया वायरस आ गया। अब उस पर रिसर्च और हो रहा है कि आपका ये 2 डोज जो हुआ वो तीसरा डोज का जरूरत, बूस्टर डोज का जरूरत पड़ेगा। बूस्टर डोज से कितना निदान हो सकता है, कितना % उसका जो है एक्सेशन एफिकेसी क्या होगा, ये सब अभी रिसर्च का पार्ट है, ठीक है ना। बहुत फ्रिक्वेंटली वायरस आपका स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, तो स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है उसका रेमेडी भी सर्च हो रहा है, कैसे रिकवर किया जाएगा उसको, कैसे उससे ओवरकम होगा आदमी।
इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जाएगा, नेचुरल इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जाए, बूस्टर डोज लेने के बाद भी जो है आपको अफेक्ट कर सकता है। तो पहला चीज तो कि मास्क लगा के रहिए, ठीक है ना। कोशिश आपके पास, इफ यू हैव मास्क देन वियर द मास्क एंड सेव योरसेल्फ, सिक्योर योरसेल्फ। आप अपने को, हर कोई अपने को सेव कर लेगा, सिक्योर कर लेगा तो सब लोग सेव हो जाएंगे। क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लेवल हम लोग ब्रेक करते हैं तो अनवांटेड इनपुट आ जाता है, ठीक है ना, चाहे जैसे भी हो। ट्रीट योर फ्रेंड ऑल्सो, ठीक है ना, एज ए वायरस। हाँ, जो ऑल सराउंडिंग, जितने भी आपके अगल बगल पीपुल हैं, सबको आप वायरस समझिए। तो आप सिक्योर बनने का कोशिश करेंगे। आप बोलेंगे ये तो फ्रेंड है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, इससे भी दिक्कत हो सकता है। तो यू हैव टू सिक्योर, बट इन क्लाउड ये सिक्योरिटी मेजर आपका जो है वो जो प्रोवाइडर है उसको रखना है, आपको नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन का काम आप आज टाटा स्काई यूज कर रहे हैं या जो भी सैटेलाइट चैनल यूज कर रहे हैं, उसमें फिल्ट्रेशन का काम आप नहीं कर रहे हैं। आपको फिल्टर्ड डेटा मिल रहा है, यानी जो डेटा मिला, रिसीव हुआ, उस डेटा को क्या किया गया, रिफाइन किया गया। आफ्टर रिफाइनमेंट यू विल गेट द पर्टिकुलर फिल्टर्ड डेटा। दैट्स व्हाई द क्वालिटी ऑफ दैट कंटेंट इज बेटर देन नॉन फिल्टर्ड डेटा, ठीक है ना। आप उसी में नॉन फिल्टर्ड डेटा को देख लीजिए और फिल्टर्ड डेटा देखिए, दोनों में, क्योंकि यू हैव टू पे फॉर दैट। आपको पे करना है तो आपको क्वालिटी भी चाहिए। अगर फिल्टर्ड मोड में नहीं मिलेगा आपको कंटेंट, तो आप बोलेंगे व्हाई आई पे फॉर दिस टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, व्यू अच्छा नहीं है, तो क्यों इतना पैसा हम मंथली इसमें जो है इसके पैकेज में इन्वेस्ट करें। जो जनरल है वही सही है, उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो फॉर बेटरमेंट ऑफ व्यू, ये आपका प्राइसिंग को बढ़ाने के लिए ये सारे रिफाइनमेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज द पर्टिकुलर। तो रैम इज द, एज यू नो दैट रैम इज द बेसिक कंपोनेंट, बिकॉज विदाउट रैम सीपीयू कैन नॉट प्रोसेस एनीथिंग। कुछ भी काम करने के लिए रैम का होना जरूरी है, बिकॉज एवरीथिंग इज allocated on RAM. Because if once the logical address we have, then why we need a physical address? Physical address क्यों जरूरत पड़ता है? अगर लॉजिकल एड्रेस सीपीयू जनरेट कर रहा है तो फिजिकल एड्रेस का क्या जरूरत है? फिजिकल एड्रेस तो यूजर जनरेट करता है। हाँ, तो क्यों जरूरत पड़ता है? यूजर जनरेट नहीं करता, यूजर रिक्वेस्ट देता है, यूजर रिक्वेस्ट होता है। फिजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय यूजर। हाउ? Inside the system, how you can generate the physical address? फिजिकल एड्रेस आगे पढ़ेंगे आप ऑपरेटिंग सिस्टम में अंडर मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है ना। देयर इज टू कंसेप्ट, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। तो व्हाई फिजिकल एड्रेस इज नीडेड? जस्ट टू एक्सेस मेन मेमोरी। मेन मेमोरी एक्सेस करने के लिए आपको फिजिकल एड्रेस का जरूरत पड़ता है। जैसे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग में किसी डेटा टाइप का रेंज का क्या मतलब है? What is the need of range? What is the role of range? What is the role of size? आप किसी डेटा टाइप का साइज, डेटा टाइप तो हो गया होगा भाई, सी में डेटा टाइप हो गया होगा, इंटीजर, फ्लोट, ये सब नहीं हुआ है, कीवर्ड नहीं हुआ है, रिजर्व वर्ड नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, तो डेटा टाइप यानी कि इंटीजर, फ्लोट, जो भी डेटा टाइप है, उस डेटा टाइप का साइज या रेंज का क्यों हम लोग यूज करते हैं? जैसे कोई भी डेटा टाइप आप ले देंगे, उसका साइज और रेंज इसी बिट के हिसाब से करते हैं। तो बिट के हिसाब से रेंज आपका क्या होगा, यानी ये आपका यूनिवर्सल फॉर्मेट है। अब यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ बिट्स, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो यहाँ n इज नंबर ऑफ बिट्स। तो आप अगर बोलते हैं इंटीजर इंट डेटा टाइप, अगर इफ द डेटा टाइप इज इंट, देन इंट का इंट a सपोज कर रहे हैं, तो साइज ऑफ इंटीजर कितना है? साइज ऑफ इंट इज इक्वल टू 2 बाइट। 2 बाइट का मतलब क्या हो गया? 16 बिट। यानी टर्बो सी या टर्बो आंसी सी कंपाइलर अगर यूज करते हैं, टर्बो सी प्लस प्लस भी यूज करते हैं, तो इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है, 1 बाइट में 8 बिट होता है, तो बिट कितना हो गया? 2 बाइट में 16 बिट हो गया। अब इसके हिसाब से हम इस इंटीजर का रेंज सेट करते हैं, तो इंटीजर का रेंज क्या हो जाएगा? -2 का पावर n का वैल्यू क्या है? 16, तो 16 - 1 क्या हो गया? 15 to
2 का पावर 15 minus 1, that is what? That is minus 32768 plus 32767. So this is the range of integer. It is clear? तो सिमिलरली अगर हमको इंटीजर की जगह कैरेक्टर लेना हो, कैरेक्टर बी, तो साइज ऑफ कैर क्या हो गया? साइज ऑफ कैर 1 बाइट होता है, ठीक है। 1 बाइट का मतलब कितना बिट? 8 बिट। तो -2 to the power n-1 कितना होगा? 2 to the power 7 minus 1, that is -128 to, अब ये 128 minus 1 कितना हो गया? 127। तो दिस इज द इनवर्सल फॉर्मेट। ये आपका फॉर्मेट है। किसी भी इंटीजर कैरेक्टर अगर फ्लोट होगा तो क्या होगा? n का वैल्यू फ्लोट होगा तो फ्लोट का डेटा टाइप 4 बाइट होगा, यानी 32 बिट। तो दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, मेजरिंग यूनिट। बिट इज द स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट। तो 4 बाइट के लिए 32 बिट होगा। तो आप यहाँ निकाल सकते हैं, दीज आर द रेंज। ये जो भी निकाल रहे हैं हम लोग, रेंज ऑफ इंटीजर, रेंज ऑफ कैरेक्टर। तो रेंज ऑफ आपका फ्लोट क्या हो जाएगा? 4 बाइट है। तो साइज ऑफ फ्लोट आपका जो है वो इक्वल टू 4 बाइट है। तो कितना बिट हो जाएगा? 32 बिट, बिकॉज स्मॉलेस्ट यूनिट आपका बिट है। तो 32 बिट, इसका मतलब -31 टू द पावर 31 टू द पावर 31 माइनस 1। इतना लिख के भी छोड़ सकते हैं, या 2 टू द पावर 31 आप कैलकुलेट करिए कितना होगा। ये एक्चुअली रेंज क्या कर रहा है? ये आपका रेंज ये बता रहा है कि अगर आप इंटीजर कोई डेटा ले रहे हैं तो उसका वैल्यू मैक्सिमम पॉजिटिव में 32,767 तक जा सकता है। आप 32,768 नहीं ले सकते। अगर कोई वैल्यू आप 32,768 ले लेंगे तो वो गार्बेज वैल्यू ले लेगा, यानी कि वो नॉट रीचेबल हो जाएगा, वो एक्सेसिबल नहीं होगा। आप जिस प्रोसेस को करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स कि अगर मान लेते हो कि तुमको रिवर्स ऑफ द पर्टिकुलर डिजिट करना है, n का वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 है, तो ये n इंटीजर है, इंटीजर के लिए ओके है, क्योंकि n का वैल्यू 32,768 से कम है। लेकिन अगर इसका रिवर्स हम ले रहे हैं और रिवर्स को भी इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं, और रिवर्स इसका क्या हो जाएगा? तो ये 5 4 3 2 1 आपका 32,768 के रेंज से ज्यादा हो गया। तो नंबर के लिए तो वैलिड हो जाएगा, लेकिन जब उस नंबर का रिवर्स करेंगे तो ये इंटीजर वैलिड नहीं होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो दैट इज द इंपैक्ट ऑफ डेटा टाइप एंड बिट। बिट जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो रैम, यू ऑलरेडी नो दैट कि रैम इज द वोलाटाइल मेमोरी। रैम अब 2 तरह का यूज होता है। कोई बता सकते हैं कि 2 तरह का रैम किस पर्पस के लिए यूज होता है? मेमोरी हायरार्की में क्या यूज है उसका? फंडामेंटल में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, एस रैम और स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम मेमोरी हायरार्की में किस किस मेमोरी में यूज होता है? किस मेमोरी के लिए एस रैम यूज होता है, किस मेमोरी के लिए आपका डी रैम यूज होता है? हाँ, डी रैम सेकेंडरी मेमोरी। कौन बता रहे हैं डी रैम सेकेंडरी मेमोरी? खड़ा हो जाइए। डी रैम सेकेंडरी मेमोरी कैसे होगा? सेकेंडरी मेमोरी कभी भी वोलाटाइल नहीं होगा। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑलवेज यूज्ड टू परमानेंटली रिसाइडिंग ऑफ द डेटा। तो परमानेंटली रिसाइडिंग एरिया में कभी भी वोलाटाइल नहीं होगा। डेटा हमेशा आपका जो है एलोकेट जो है रिसाइडेड रहेगा एनी टाइम व्हेनेवर यू वांट, अनटिल एंड अनलेस यू अनइंस्टॉल इट और डिलीट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन। जब तक डिलीट नहीं करेंगे या अनइंस्टॉल नहीं करेंगे, वो आपका प्रोग्राम वहां पर रिसाइडेड रहेगा, ठीक है। So DRAM is used for primary memory, you can say, and SRAM is used for cache memory. Static RAM is used for cache memory, and dynamic RAM is used for primary memory. And you already have idea about the processor register. तो यहाँ पर आपका जो RAM है वो volatile है। अब यहाँ देखिए माइक्रो प्रोसेसर में what is the role of RAM? कोई बता सकते हैं what is the role of RAM? अंडर माइक्रो प्रोसेसर का कौन सा पर्टिकुलर ऑपरेशंस को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है? We already know that under instruction cycle there are 3 phases, main phases: fetch, decode and execute. And fetching is just accomplished by this particular RAM. So it will give a proper assistance to the microprocessor before decoding of the instruction.
तो whenever microprocessor need to decode any instruction, first of all that instruction must be allocated to the CPU. So for allocation inside the CPU, first of all the instruction is fetch, and fetching is accomplished by the RAM. So is in this way RAM is giving support to the particular microprocessor. Microprocessor को इस तरह सपोर्ट प्रोवाइड करता है. अब DRAM क्या है आपको पता है कि आपका जो स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी हायरार्की, स्पीड ऑफ माइक्रोप्रोसेसर यानी स्पीड ऑफ द रजिस्टर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर इज ग्रेटर और फास्टर देन द स्पीड ऑफ योर प्राइमरी मेमोरी अकॉर्डिंग टू मेमोरी हायरार्की. So just to maintain the speed in between these two memory segment, cache memory is introduced. Whenever we discuss where the cache memory is introduced, the cache memory is introduced in between the CPU and the primary memory. So for that reason, ROM you already know that ROM is what? ROM is the read only memory. And right now अभी जो हम लोग ROM use कर रहे हैं, PROM, EPROM, EEPROM, all are programmable. ठीक है ना? So it is not volatile. Anytime you can program it, like flash memory. ठीक है ना? तो ROM BIOS, we are using ROM BIOS. Now there is a concept of microcontroller and microprocessor. How many of you know that there is some difference between microcontroller and microprocessor? दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगता है? माइक्रो कंट्रोलर कभी कभी कहा जाता है और कभी कभी माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्मिनोलॉजी और बोथ आर सेम? आप बोल सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर को इट इज अ माइक्रो प्रोसेसर. बिल्कुल. यू कैन ऑल्सो से माइक्रो कंट्रोलर इज अ माइक्रो प्रोसेसर, बट स्पेसिफिक नेम माइक्रो कंट्रोलर क्यों दिया गया है? इंस्ट्रक्शंस, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस. माइक्रोकंट्रोलर इज द कैटेगराइजेशन, आगे हम लोग देखेंगे. इट इज वन ऑफ द कैटेगराइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन. एप्लीकेशन के बेसिस पर आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो तीन कैटेगरी में बटा है: माइक्रो कंट्रोलर, जनरल पर्पस प्रोसेसर और स्पेशल पर्पस प्रोसेसर. अब ये स्पेशल पर्पस प्रोसेसर भी फिर आपका आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रिस्क बेस्ड, रिस्क यानी कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में फॉलो करता है स्पेशल पर्पस. जनरल पर्पस में सिस्क बेस्ड आप यूज करते हैं, यानी जो आप लैपटॉप, माइक्रो कंप्यूटर या डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं दैट इज द जनरल पर्पस. इसी चीज को इंस्ट्रक्शंस वाइज जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. इंस्ट्रक्शंस वाइज थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है जिसको आप ऑलरेडी अलग नाम से जानते हैं: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर. बट इंस्ट्रक्शंस और ऑपरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ऑपरेंट हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम तीन तरह के कंप्यूटर पढ़ेंगे आर्किटेक्चर में. पहला स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर, दूसरा एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर, तीसरा आपका जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर. तो आप जो डेस्कटॉप, लैपटॉप यूज कर रहे हैं दैट इज द माइक्रो कंप्यूटर. तो माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो नेम्ड एज ए जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर एंड इट विल वर्क ऑन 2 as well as 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन. 2 और 3 ऑपरेंड पर काम करता है आपका जनरल पर्पस जो माइक्रो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं. जो कॉम्प्लेक्स, उसको आप बोल सकते हैं सिस्क बेस्ड. राइट नाउ ए डे दैट सिस्क इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ रिस्क वन. माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के लिए रिस्क भी यूज हो रहा है, सिस्क के साथ रिस्क. तो वी हैव EPIC, एक्सप्लिसिट पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी राइट नाउ. तो दूसरा क्या हो गया आपका जनरल पर्पस के बाद? दूसरा हो गया एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइज्ड. एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइज्ड लाइक मिनी कंप्यूटर. Your mini computer is just equivalent to the accumulator organized computer which works on single operand. Accumulator इसलिए कहा गया है कि accumulator at a time कोई एक ही ऑपरेंड को होल्ड करता है. तो accumulator organized computer को आप मिनी कंप्यूटर बोल सकते हैं. Whatever mini computer you discuss under categorization of computer. तो वन ऑपरेंड पर काम करता है. एंड द मेन फ्रेम कंप्यूटर और द सुपर कंप्यूटर वर्क्स ऑन द 0 ऑपरेंड. ठीक है ना? That's why it is faster than other कंप्यूटर. तो आप मेन फ्रेम कंप्यूटर को बोल सकते हैं इट इज स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर, बिकॉज स्टैक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा मेमोरी है जो रिजल्ट और ऑपरेशन दोनों एक साथ करता है. यानी कि रिजल्ट भी स्टैक के अंदर होता है और ऑपरेशन रिजल्ट भी आपका स्टैक ही रखता है. अलग किसी रिसोर्स या मेमोरी लोकेशन या रजिस्टर का जरूरत उसको नहीं पड़ता है. ठीक है ना? इसलिए ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस के लिए कोई भी ऑपरेंड हमको भेजने का जरूरत नहीं पड़ता है. विदाउट एनी passing any operand, operands are selected in implicit manner. ठीक है ना? अपने आप वो ऑपरेशन के आने पर implicit manner में हो जाता है. तो जो 4 तरह का कंप्यूटर का टाइप आपने पढ़ा उसको आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू में 3 तरह के हम लोग बांटेंगे और फिर उसके बेसिस पर हम लोग इंस्ट्रक्शंस को क्लासिफाइड भी करेंगे. ठीक है ना?
स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर 0 ऑपरेंड पर काम करता है, एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइज कंप्यूटर 1 ऑपरेंड पर काम करेगा, आपका जनरल पर्पस रजिस्टर जो है 2 और 3 ऑपरेंड पर काम करेगा, जिसको आप ऑलरेडी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ चुके हैं, माइक्रो, मिनी, सुपर कंप्यूटर। यू ऑल्सो गो थ्रू दैट पीसी, PC80, PC XT एंड सुपर 80। पर्सनल कंप्यूटर भी 3-4 तरह का होता है, पर्सनल कंप्यूटर जनरल, पर्सनल कंप्यूटर विथ एडवांस टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर विथ एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर विथ सुपर 80 यानी कि सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो दैट इज द कैटेगराइजेशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, वो आएगा अभी आगे। तो दैट इज द, तो माइक्रो कंट्रोलर को आप बोल सकते हैं इट इज अ माइक्रो प्रोसेसर विच इज यूज्ड फॉर a specific task, that's why it is named as micro controller। but microprocessor जब बोलते हैं तो that is used in a micro computer। तो माइक्रो कंप्यूटर में आप मल्टीपल टास्क यूज करते हैं, यानी at a time you have several application and you want to execute all applications by the help of that microprocessor। so whatever microcomputer you are using in the form of laptop, desktop, that microcomputer works on general purpose, it works as a general purpose register organized computer and it will handle 2 as well as 3 address instructions। अभी एड्रेस का मतलब समझिए, आप जो वेरिएबल प्रोग्राम में ले रहे हैं, जिसके लिए अभी हमने डेटा टाइप बताया आपको, वो वेरिएबल आप जब बढ़ाते हैं, नॉर्मली प्रोग्रामिंग में जब वेरिएबल बढ़ाते हैं तो लाइन ऑफ कोड क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि 2 नंबर को जोड़ना है, अगर तीसरा वेरिएबल सी ले लिए तो C = A + B एक लाइन लिखना पड़ेगा, तो एक लाइन तो बढ़ गया। ऐसे डायरेक्ट आप क्या करेंगे, प्रिंटफ में A + B को प्रिंट करा देंगे, सम = A + B करना है तो सम = %d A + B कॉल कर लेंगे, तो एक लाइन का कोड आपका बच गया। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस का, वो हार्डवेयर ओरिएंटेशन के लिए। तो हार्डवेयर में क्या है कि इंस्टेंस, अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाइए, ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक कब होगा, किसी भी सिस्टम में डेडलॉक कब होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर निकल जाए, रियल लाइफ में डेडलॉक कब होगा, ट्रैफिक जाम हो गया, सिग्नल अनकंट्रोल्ड हो गया, जाम हो जाएगा, तो डेडलॉक हो जाएगा। डेडलॉक इज द सिचुएशन इन विच सम प्रोसेस इज अप्रोचिंग फॉर द पर्टिकुलर रिसोर्स बट रिसोर्स इज ऑलरेडी होल्ड बाय सर्टेन अदर प्रोसेस। तो एक प्रोसेस उसको ऑलरेडी होल्ड किया, तो जब तक रिलीज नहीं करेगा दूसरा प्रोसेस को चांस नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली है कि डेडलॉक का सिचुएशन सिस्टम में भी आता है। सिस्टम में कैसे आप उसको रोक सकते हैं, सिस्टम में कॉन्सेप्ट है इंस्टेंस का, यहाँ वही इंस्टेंस की बात हो रही है, रिसोर्स। इंस्टेंस का मतलब है कि अगर आपका रिसोर्स बढ़ा दिया जाए तो डेडलॉक से बचा जा सकता है। जैसे आपके घर में एक प्रिंटर है, आप 4 भाई हैं, ठीक है, तो एक प्रिंटर में आप चारों भाई को एक साथ प्रिंटिंग का काम आ गया, अभी इमीडिएटली हमको मेल करना है, ये प्रिंट आउट करके स्कैन करके भेजना है। अब ये 4 लोग एक साथ में पैरेलल मोड में एक प्रिंटर से तो काम नहीं कर पाएंगे, वहां डेडलॉक सिचुएशन आ गया, किसी 3 का काम खराब होगा, एक का काम बनेगा, 3 का काम खराब होगा। तो इससे बचने के लिए आप 4 प्रिंटर रख सकते हैं, यस टाइम स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो ये 4 प्रिंटर इट इज द इन्हांसमेंट ऑफ द रिसोर्स, इंस्टेंस को बढ़ा दिए। तो हमारे कंप्यूटर में भी कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जिसका इंस्टेंस आप बढ़ा सकते हैं। बता सकते हैं कोई कौन कौन सा कंपोनेंट है जिसका इंस्टेंस बढ़ाया जा सकता है? इंस्टेंस का मतलब कि नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाया जाए, और हमारे कहने का मतलब है कि मल्टीपल चैनल जब यूज करें तो हम कौन कौन सा कंपोनेंट को इन्हांस कर सकते हैं, यानी कि एक से अधिक यूज कर सकते हैं। तो एक तो प्रिंटर आपको समझ में आता है, और कोई ऐसा डिवाइस है, पेरिफेरल है, जिसको हम बढ़ा सकते हैं? माउस, जॉयस्टिक, अच्छा, मतलब वायरलेस और यूएसबी इनेबल्ड, जॉयस्टिक वायरलेस और यूएसबी इनेबल्ड, ठीक। दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली आप हाँ, प्रोजेक्टर जस्ट फॉर मॉनिटर के जगह प्रोजेक्टर भी यूज कर सकते हैं, डुप्लीकेट मॉनिटर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एन टाइप कंप्यूटिंग एस्टेब्लिश कर सकते हैं, नंबर ऑफ चैनल को जोड़ सकते हैं। हाँ, वो अफेक्ट करेगा आपके सिस्टम को, प्रोसेस को, लेकिन एट ए टाइम हमारे पास ऑप्शन है, ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काम क्यों कर रहे हैं, इंस्टेंस क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि डेडलॉक नहीं हो। मान लेते हैं कि सिंगल क्लासरूम है, 5 बैचेज है, तो सिंगल क्लासरूम में 5 बैचेज है, तो सिंगल क्लासरूम में 5 बैच को एलोकेट करने के लिए 5 डिफरेंट स्लॉट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 क्लासरूम है, 5 बैचेज है,
तो हम पैरेलल मोड में एक ही स्लॉट में पांचों क्लास को कंडक्ट करा सकते हैं ना। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है। हार्डवेयर लेवल में कॉन्सेप्ट क्या है कि जब रिसोर्स आपके पास ज्यादा होगा, ऑपरेंड ज्यादा होगा, तो लाइन ऑफ कोड कम होगा। जब ऑपरेंड कम होगा तो लाइन ऑफ कोड ज्यादा होगा। इसका मतलब कि जीरो एड्रेस पर जब आप काम करेंगे स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर में, तो लाइन ऑफ कोड ज्यादा होगा, एक्सेशन फास्ट होगा, लाइन ऑफ कोड ज्यादा होगा। क्योंकि प्राइसिंग आप कैसे करेंगे, किसी भी सॉफ्टवेयर का प्राइसिंग लाइन ऑफ कोड, लेबर कॉस्ट, ये सारे एस्टिमेशन करने के बाद आप बताते हैं कि इस सॉफ्टवेयर का इतना प्राइसिंग होगा। आप इतना क्लाइंट से बोलते हैं कि आपको इस सॉफ्टवेयर को बनाने में इतना पैसा लगेगा, क्योंकि उसमें मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स से लेकर लाइन ऑफ कोड, सॉफ्टवेयर जो यूज होगा उसका लाइसेंस, ये सारा चीज इंक्लूड रहता है। इसीलिए लोग आजकल क्या है, फॉस के तरफ ज्यादा बढ़े हुए हैं, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ताकि क्लाइंट को भी उससे अच्छा जो है सहूलियत मिलता है। क्लाइंट को भी किसी तरह का लाइसेंस रिन्यूअल करने का जरूरत नहीं है, कोई प्रायर लाइसेंस लेने का जरूरत नहीं है। इंटायर आधार जो आप देख रहे हैं UID इज डिजाइन्ड बाय यूजिंग फॉस। तो गवर्नमेंट को कोई मेंटेनेंस का जरूरत नहीं है, नो मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस, बिकॉज कोई लाइसेंस रिन्यूअल, किसी तरह का कोई आपका ऑपरेशंस, गवर्नमेंट को पेमेंट, ये सब नहीं करना है। दैट्स वाई ये ज्यादा सर्कुलेट हुआ, ये फॉस के चलते। फॉस इज जस्ट गिविंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि टू द पर्टिकुलर गवर्नमेंट, देयर इज नो नीड टू रिन्यू और गेट अ प्रायर लाइसेंस टू एक्सेस दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, यूसेज के लिए कोई प्रायर लाइसेंस का जरूरत नहीं है। नाउ आई थिंक दैट कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। माइक्रो कंप्यूटर यूज अ माइक्रो प्रोसेसर विच accomplish multiple task सपोर्ट करता है माइक्रो प्रोसेसर, बट माइक्रो कंट्रोलर इज अ स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर। आप बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो अ माइक्रो प्रोसेसर, इट इज अ स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए स्पेसिफिक टास्क। So we cannot execute multiple tasks by the help of microcontroller. Like अगर आप वॉशिंग मशीन में माइक्रो प्रोसेसर को एज्यूम करते हैं एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो माइक्रो वॉशिंग मशीन में, प्रिंटर में, फैक्स मशीन में, ठीक है ना, ये अलग अलग डिवाइस है। AC में, वहां पर जो आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज होगा वो माइक्रो कंट्रोलर का काम करेगा, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन बेस्ड आपका स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज हो रहा है, तो वहां मल्टीपल टास्क। आप AC में आप टीवी नहीं देख सकते हैं, उसमें आप वॉशिंग मशीन का काम नहीं ले सकते हैं, वहां पर आपका AC का जो भी फंक्शनिंग है वो AC रिलेटेड टास्क ही एग्जीक्यूट होगा। तो वहां पर आपका एप्लीकेशन बेस्ड में आपका जो माइक्रो प्रोसेसर यूज होगा उसको हम लोग माइक्रो कंट्रोलर बोल सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे दैट कैटेगराइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आल्सो। नाउ देयर इज अ टर्मिनोलॉजी सिस्टम बस। हैव यू एनी आइडिया अबाउट सिस्टम बस, एनीवन? यहाँ पर बस का कॉन्सेप्ट क्या है, वायर और केबल लाइन से है, ठीक है ना। यहाँ बस का कॉन्सेप्ट वो रोड पर चलने वाला बस नहीं है, उसी कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया है। बस नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द इंफॉर्मेशन, डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। अब वो जो डेटा है दैट मे बी ए कंट्रोल सिग्नल, दैट डेटा मे बी एड्रेस of any instruction, that data may be actual data also. तो instructions का data भी हो सकता है। तो for data handling, for data movement, data bus is there. For address movement, address bus is there. For control signal movement, control bus is there. तो along ये तीनों buses को मिलाकर system bus बना। यानी system bus comprises or consists of 3 types of buses inside the computer: control bus, data bus, and address bus. Control bus is used for carrying control signals from one location to another location. Data bus is used for handling data from one location to another location, and address bus is used to handle move the address from one location to another location. तो अब यहाँ पर आपका एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, ये तीनों बसेस का यूज जो है वो कम्युनिकेशन माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल के बीच में। अब पेरिफेरल आप यू ऑलरेडी नो दैट अंडर पेरिफेरल क्या क्या आ सकता है जी, आप बताइए। तो पेरिफेरल कंसिस्ट ऑफ microprocessor। पेरिफेरल के अंदर क्या क्या आ सकता है, पेरिफेरल को में कौन कौन सा कंपोनेंट हम जोड़ सकते हैं? ऑनलाइन में बताइए। तो सागर कुमार यहाँ है, हाँ बताइए। पेरिफेरल क्या होता है, पेरिफेरल में क्या क्या, कौन सा? अभी लास्ट क्लास में हम पेरिफेरल को कैटेगराइज भी किए थे जब की फैक्टर बता रहे थे। इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। पेरिफेरल में आप पेरिफेरल बोल रहे हैं तो आपका इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज तीनों सेक्शन आ जाता है।
इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस को इंडिविजुअल नहीं बोलकर पेरिफेरल डिवाइसेस बोल सकते हैं। वंस यू स्टेट पेरिफेरल डिवाइसेस दैट मीन्स यू आर giving the statement for input output as well as storage devices. So all the three component is included in the single terminology. Peripheral devices में ये तीनों आ जाता है। क्यों? पेरिफेरल का मतलब, पेरिफेरल का यहाँ मतलब है कि जो सीपीयू जिसका इस्तेमाल किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए करता है, कम्युनिकेशन पाथ, तो आपका सीपीयू वहां से हाँ उसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है ना स्टोरेज डिवाइसेस में। अब ये अलग चीज है कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कितना मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है। डेटा ट्रांसफर करने का दो मोड है, एक प्रेजेंस ऑफ सीपीयू, एक एब्सेंस ऑफ सीपीयू। एब्सेंस ऑफ सीपीयू इन द सेंस कि जब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करना होता है तो किसी तरह का प्रोसेसिंग नहीं, मतलब कि आपको अगर हार्ड डिस्क से पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव से हार्ड डिस्क में डेटा भेजना है तो यहाँ पर उस डेटा से कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, केवल मूवमेंट ऑफ डेटा और लोकेशन आपका कंटेंट, यानी कंटेंट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जा रहा है। तो लोकेशन वाइज कंटेंट इज नॉट चेंजेबल, कंटेंट नेवर चेंज, ओनली द लोकेशन ऑफ कंटेंट विल बी चेंज। तो वहां पर जो सेशन लॉगिन होता है दैट इज द डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो अब अगेन क्या है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो या सीपीयू इंटरवेंशन से कोई एक्सेस हो, काम कौन करेगा? ये मूवमेंट ऑफ डेटा कौन करेगा? सिस्टम बस। लेकिन सिस्टम बस अंडर ऑथोरिटी ऑफ किसके है? सीपीयू के। माइक्रो प्रोसेसर इज द मेन ऑथराइज्ड यूनिट और सेक्शन जो इसको डील करता है। तो आपको जैसे इसका कॉन्सेप्ट समझना है, अगर डीए में आपको एग्जीक्यूट करना होगा तो बस ऑनर से क्या करना होगा? हायर करना होगा, यानी बस ऑनर से परमिशन लेना होगा ना। ये परमिशन जैसे ही पेन ड्राइव आप इंसर्ट करते हैं ना तो ये रिक्वेस्ट सबमिट होने लगता है। ये पेन ड्राइव से रिक्वेस्ट सबसे पहले डीएमए कंट्रोलर को जाता है। डीएमए कंट्रोलर अथॉरिटी नहीं है तो वो अपने सुपर बॉस यानी सीपीयू को भेजता है कि भाई ये डीएमए ऑपरेशन चाहिए। अब ये सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू उसके रिक्वेस्ट को चाहेगा तो थोड़ा देर लगा सकता है, जितना समय एनालाइजिंग में लगेगा बैकग्राउंड प्रोसेस। सीपीयू इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा तो उस दौरान सीपीयू किसी भी तरह का एक्सटर्नल ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो थोड़े देर के लिए रिलीज करेगा बसेस को। और वो जो बसेस रिलीज करेगा उस बसेस यानी उस साइकिल का यूटिलाइजेशन कौन करेगा? डीएमए कंट्रोलर। तो जिस समय डीएमए कंट्रोलर को ये परमिशन ग्रांट हो जाएगा सीपीयू से, डीएमए कंट्रोलर थोड़े देर के लिए ऑनर हो जाएगा। जैसे आप हो जाते हैं, आप किसी बस ऑनर से 2 दिन के लिए बस हायर कर लीजिए, तो 2 दिन तक आप उस बस को जैसे चाहें रिफिलिंग करके उसका फ्यूल आप जो है फिलअप करके जैसे चाहे वैसे यूज करें। 2 दिन यानी 48 घंटा you are the owner. The same thing happen inside the computer also. Once the DMA controller gains the control over the system buses, everything whatever you want to perform through that buses, accomplish that one. तो उसमें डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस सेशन होता है। तो अब वहां पर भी क्या है कि ब्लॉक ट्रांसफरिंग और स्मॉल ट्रांसफरिंग। बल्क ट्रांसफरिंग का मतलब है कि अगर आपको यहां से रांची जाना है, ठीक है, तो यहाँ से रांची जाना है तो ऐसा हो सकता है कि एक आदमी को जाना है तो कोई बस जा रही है उसी में बैठ के चले गए, बता रहे हैं आप, कोई बस जा रही है रांची, आप उसमें सिंगल पर्सन है जिसको आपको जाना है वहां रांची, डेस्टिनेशन आपको फिक्स है, तो आप उस बस को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी साइकिल में बस में बैठ के आप रांची पहुंच गए, लेकिन आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कम से कम 50-60 लोग हैं। तो वो एक बस जो जा रही है उस बस में 60 को एलोकेट करने में तकलीफ होगा, तो आपको पूरा बस चाहिए, यानी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल चाहिए। तो नहीं, तो फिर आप हायर करेंगे बस, क्योंकि अब ऐसा नहीं ना कि आपको यहाँ से रांची जाना है या 60 लोगों को जाना है तो आप बस खरीदने का काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कि हम बस खरीद लेते हैं फिर 60 लोगों को लेके जाएंगे। तो डीएमए कंट्रोलर भी बस अलग से क्रिएट नहीं करेगा, वो हाँ परमिशन रिलीज करके उसी साइकिल को, कंप्लीट साइकिल को यूटिलाइज करेगा जिस समय आपका सीपीयू इंटरनल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है ना। तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बस इनसाइड द कंप्यूटर। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं, बोलिए, टाइम हो गया। वो डिपेंड करता है ऑब्वियसली, माइक्रो प्रोसेसर टू माइक्रो प्रोसेसर आपका एड्रेस वो भी बिट में है, नंबर ऑफ बिट के हिसाब से 20 बिट का एड्रेस बस, 16 बिट का एड्रेस बस, डेटा बस, तो वो डिपेंड करता है आपका माइक्रो प्रोसेसर टू माइक्रो प्रोसेसर कि आपका बसेस एड्रेस बस कितना होगा, डेटा बस कितना होगा। अब ये तीनों बसेस में एक बस है जो बाई डायरेक्शनल है, एक बस है जो बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल कौन हो सकता है, कौन बताएंगे? एड्रेस बस तो नहीं होगा,
डेटा बस, एड्रेस बस, डेटा बस, एक बोलिए कोई। डेटा बस हो सकता है, डेटा बस है, हो सकता नहीं है। क्यों है, कोई बता सकता है क्यों है डेटा बस बाई डायरेक्शनल? बाई डायरेक्शनल का मतलब समझ रहे हैं, जिस बस का इस्तेमाल इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों पर्पस के लिए किया जाए। तो ये बाई डायरेक्शनल किसके किसके लिए, कौन कौन सा कंपोनेंट इसको डेटा इन और डेटा आउट दोनों पर्पस के लिए यूज करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू तो सबसे पहले करता है, सीपीयू किसी भी तरह का प्रोसेसिंग के लिए डेटा इन होगा और प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन के में आउट होगा। जो प्रोसेस डेटा आउट होगा तभी आप तक हम तक पहुंचेगा किसी भी यूनिट डिस्प्ले चैनल से, चाहे जो भी है, ठीक है ना। तो डेटा बस का यूज जो आपका बाई डायरेक्शनल मेमोरी भी करता है, मेमोरीज में भी डेटा इन होगा फेच करने के समय, फेच करने के बाद जो डेटा रीलोकेट होगा यानी कि रीसाइड होता है, यानी एंड ऑफ द सेशन, प्रोसेस एंड होने के बाद फिर से मेमोरी के थ्रू ही वो उस लोकेशन में पहुंचता है जहां पर से वो रीलोकेट हुआ है। तो मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेटा बस जो आपका इन और आउट दोनों होगा। इनपुट और आउटपुट के बेसिस पर क्या होगा, डेटा बस कैसे यूज होगा, आप बताइए पीछे। यस यस, इनपुट बस में डेटा बस इनवर्ड यूज होगा या आउटवर्ड? इनवर्ड का मतलब कि डेटा को लेने के लिए, आउटवर्ड का मतलब डेटा को बाहर भेजने के लिए। इनपुट डिवाइस में डेटा बस इनवर्ड यूज होगा या आउटवर्ड? इनवर्ड। कैसे? आप प्रोग्राम लिखेंगे 2 नंबर को जोड़ने के लिए, तो ए और बी का वैल्यू आप इनपुट डिवाइस से आपका एक्सट्रैक्ट होगा या इंसर्ट होगा? इनपुट डिवाइस में एक्सट्रैक्ट होगा ना, आप जो डालेंगे वो तो बाहर जाएगा ना, एक्सट्रैक्ट होगा। इंसर्ट का मतलब कि आप डाल रहे हैं और कीबोर्ड में ही इंसर्ट हो रहा है, तो इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा? कीबोर्ड से जो आप डेटा दे रहे हैं वो आउट हो रहा है, और इन कहाँ हो रहा है? मॉनिटर पर। मॉनिटर क्या है? स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। और कीबोर्ड क्या है? स्टैंडर्ड। समझ में आ रही बात? तो डेटा बस का इस्तेमाल इनपुट डिवाइस के लिए क्या होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड? आउटवर्ड। मॉनिटर के लिए क्या होगा, इनवर्ड। मॉनिटर पर वो दिखेगा, कीबोर्ड से निकलेगा। बैठ जाइए। तो डेटा बस का इस्तेमाल इनपुट और आउटपुट के लिए डिफरेंट होगा। यही चीज आपका जो है, क्या बोलो, स्कैनर। स्कैनर से आप क्या डेटा को इन ही तो करा रहे हैं। स्कैनर से क्या कर रहे हैं, जो आप डेटा डाल रहे हैं वो स्कैन ही तो हो रहा है ना। स्कैन है? फिर पहले अभी क्या बोले, स्कैनर। स्कैनर से तुम फिर बोल दोगे प्रिंट कराते हैं, तो प्रिंट किसको कराते हैं? कॉपी भी बोल दोगे, फिर कॉपी भी होता है। सब तीनों डिफरेंट चीज है, ठीक है ना। कॉपी भी करते हैं तो इनपुट हो रहा है, स्कैनिंग कर रहे हैं तो इनपुट हो रहा है। प्रिंट कराने का काम है कि आपका डेटा जो है उसका हार्ड वर्जन निकल रहा है, तो स्कैन करके तो सॉफ्टवेयर वर्जन है। अब वो जो स्कैन्ड कॉपी है प्रिंट कर सकते हैं आप। ये आपके पास वो प्रिंटर में फैसिलिटी होना चाहिए, वो स्कैन भी करे, प्रिंट भी करे, कॉपी भी करे, सब करे, ठीक है ना। तो ये प्रिंटिंग अलग सेक्शन है, स्कैनिंग अलग सेक्शन है, ठीक है ना, वो उसके अलग बेसिस पर। तो वॉन न्यूमन और, ठीक है ना, ये सारा जो है आपका फंडामेंटल में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार देखिएगा। नाउ वॉन न्यूमन जो आपका है, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो आपका सिस्टम है उसके लिए वॉन न्यूमन ने एक आर्किटेक्चर दिया। वॉन न्यूमन का ये कहना था कि आपके सिस्टम में 4 ही मेन कंपोनेंट है, पहला सीपीयू, दूसरा मेमोरी, तीसरा इनपुट, चौथा आउटपुट। अब ये चारों कंपोनेंट को उन्होंने 3 बसेस से कोरिलेट किया। पहला था आपका कंट्रोल बस, फिर डेटा बस, फिर एड्रेस बस। इसमें एरो आप देखिए, एरो जो है वो एरो आपका जो है उसको इनवर्ड या आउटवर्ड बता रहा है। सबसे पहले कंट्रोल बस को आप देखिए, और कंट्रोल बस में देखिए कि जो एरो सिग्नल दिया हुआ है इनवर्ड आउटवर्ड समझ में आ रहा है या नहीं, क्यों दिया गया ऐसा। नहीं समझ में आएगा तब फिर हमसे पूछिएगा। पहले कंट्रोल बस को देखिए और चारों कंपोनेंट को देखिए, किसमें आउटवर्ड है, किसमें इनवर्ड है। देख लिए। अब ये बताइए कि सीपीयू से आउटवर्ड है और बाकी में इनवर्ड है, क्यों है? इसलिए कि जब हम लोग सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे तो वहां पढ़े थे कि सीपीयू जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स इंटायर ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो एनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिग्नल इज जनरेटेड बाय द सीपीयू
and that is followed by the several component. So memory is also followed that control signal. On the basis of that, the fetching is initiated. Your input device is also followed that control signal. Your output device is also followed that control signal. यानी प्रिंटर को जब सीपीयू कमांड देगा तो प्रिंट आउट होगा, ठीक है। इनपुट डिवाइस यानी कि एक मैसेज है इंटर टू नंबर, तो ये मैसेज आप प्रोग्राम के थ्रू देना चाह रहे हैं, तो ये मैसेज के अकॉर्डिंगली डेटा इनपुट कहाँ से होगा, इनपुट डिवाइस से होगा। तो इनपुट डिवाइस को भी कंट्रोल सिग्नल चाहिए, आउटपुट डिवाइस को भी कंट्रोल सिग्नल चाहिए, और आपका मेमोरी को तो चाहिए। विदाउट कंट्रोल सिग्नल मेमोरी कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेगा। जैसे आपको हमने अगर कोई इंस्ट्रक्शंस दिया स्टैंड अप, तो ये स्टैंड अप इज द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। ये सिग्नल जनरेट हुआ, अब ये सिग्नल जनरेट होने के बाद आपके अंदर भी बहुत इंटरनल सिग्नल जनरेट होता है। आप घड़ी देखेंगे, टाइम हो गया, अब आगे बढ़ना है दूसरे अप्रोच के लिए, तो ये आपका इनिशिएटिव लेने का पीछे आपका जो इंटरनल सिग्नल काम किया। जब सिग्नल इनिशिएट हुआ तब आपका प्राइमरी मेमोरी इनिशिएट हुआ, ठीक है ना। नाउ सी द डेटा बस। हम लोग डेटा बस को बोले हैं बाई डायरेक्शनल, बाकी जो दो बस है यूनि डायरेक्शनल है, या तो इनवर्ड या आउटवर्ड काम होगा। लेकिन डेटा बस बाई डायरेक्शनल है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब में बाई डायरेक्शनल होगा। इनपुट डिवाइस में भी बाई डायरेक्शनल होगा, आउटपुट डिवाइस में भी बाई डायरेक्शनल यूज होगा। तो इनपुट डिवाइस में हमेशा डेटा जो है आउट होता है, और कीबोर्ड में मॉनिटर में डेटा इन होता है। डेटा जब इन होगा तब हम उसको व्यू कर पाएंगे, डेटा यहाँ से आउट होगा तभी वहां व्यू हो पाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सीपीयू से डेटा बस बाई डायरेक्शनल है, मेमोरी में भी बाई डायरेक्शनल दिख रहा है, क्योंकि सीपीयू में प्रोसेसिंग के लिए डेटा चाहिए होगा तो डेटा इन होगा, प्रोसेस करने के बाद डेटा आउट भी होगा इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। मेमोरी को भी डेटा इन कराना होगा, यानी फेच के बाद डेटा इन होगा, और कंप्लीट प्रोसेस एंड होने के बाद डेटा फिर वहां से सबमिट होगा, उसी रिसाइड होगा उस लोकेशन पर जहां से रिलोकेट हुआ था। लेकिन इनपुट और आउटपुट को जस्ट सी द इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट में आपका आउटवर्ड है और आउटपुट में आपका इनवर्ड है। तो ये इनवर्ड आउटवर्ड समझ में आ रहा है अकॉर्डिंग टू वन न्यूमन का ये दिया हुआ है। नाउ सी द एड्रेस बस। एड्रेस बस देखिए, एड्रेस बस भी आपका क्या है, वो सीपीयू जनरेटेड होता है, यानी सीपीयू जनरेटेड द लॉजिकल एड्रेस, जिसके बेसिस पर फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है। यानी आगे आप मेमोरी ऑफ मैनेजमेंट जब ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे तो वहां दो तरह का एड्रेस पढ़ेंगे, स्पेस, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय द सीपीयू, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस इज आल्सो जनरेटेड। अब यहाँ जहां पर फिजिकल एड्रेस जनरेट नहीं हो पाएगा वहां पर आपका प्रोसेस एक्सेस नहीं हो पाएगा, एप्लीकेशन एक्सेस नहीं होगा। तो बहुत बार आप देखते होंगे कोई एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हो पाता है। बहुत सारा फैक्टर होता है, कंपेटेबिलिटी फैक्टर होता है, मेमोरी फैक्टर होता है। तो वहां क्या होता है, एड्रेस ट्रैप एरर, जिसको हम लोग स्टेटस फ्लैग रजिस्टर पढ़े। तो स्टेटस फ्लैग रजिस्टर में माइक्रो प्रोसेसर टू माइक्रो प्रोसेसर आपका स्टेटस रजिस्टर भी चेंज होता है। तो स्टेटस रजिस्टर जब हम लोग इंटेल आईबीएम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो वहां पर आपका 9 स्टेटस फ्लैग रजिस्टर है, जिसमें से 6 कंडीशनल है और 3 कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब हुआ जो प्रोसेसर को कंट्रोल करे, यानी जो प्रोसेसर के एक्टिविटीज को कंट्रोल कर दे। जैसे इंटरप्ट, किसी तरह का इंटरप्ट हुआ तो वो प्रोसेसर के एक्टिविटीज को कंट्रोल कर दिया, ठीक है ना। तो ये जितने तरह का इंटरप्ट हुआ, ट्रैप यानी एड्रेस स्ट्रिंग एरर, अगर किसी तरह का फिजिकल एड्रेस नहीं एलोकेट हो पा रहा है तो एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए कि मेन मेमोरी एक्सेसिबल नहीं है। तो जब मेन मेमोरी एक्सेसिबल नहीं होगा उस एप्लीकेशन के लिए, तो फिर आपका वो एप्लीकेशन भी एक्सेसिबल नहीं होगा। तो वहां पर एड्रेस ट्रैप एरर जनरेट हुआ, वो मेमोरी मैनेजमेंट में आप पढ़ेंगे, तो नोट कर लीजिएगा। जब आप पढ़ेंगे तो वो चीज आपको रिमाइंड होगा कि लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में कैसे बनता है, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में कैसे बनेगा, ठीक है ना। एरे में के थ्रू कैसे बनेगा, पॉइंटर के थ्रू कैसे बनेगा, ठीक है, दोनों चीज। ये वाला पीडीएफ शेयर किया आपको, इसको शेयर कर देंगे, एक बार इसको पढ़िएगा।